conversating for the next video or the previous we have to upload for the Hindi medium on the type the last topic of the type of unit cell, and we are going from forward for this that the contribution of an atom. ये जो एटम क्या कितना कंट्रीब्यूट करता है किसी भी यूनिट सेल को बनाने में. इफ अगर एटम कॉर्नर में उपस्थित है तो उसका कंट्रीब्यूशन उसका योगदान 1/8वां हिस्सा होगा. अगर एटम फेस सेंटर यानी फलक केंद्र पर है तो 1/2 हाफ योगदान होगा यूनिट सेल को बनाने में. अगर एटम बॉडी सेंटर्ड पे है तो उसका पूरा योगदान होगा 1. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड पर है और एज सेंटर्ड पे है तो 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा. क्योंकि एक क्यूब है तो क्यूब यानी घन में हमें पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कोने, 6 फलक और 12 किनारे. आप अपने जो कमरा है उसमें भी आप देखेंगे तो 12 फलके दिखाई देंगे आपको. एज एंड द नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट for the packing fraction and density and also calculating for the octahedral void and tetrahedral number. ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स रिक्तियाँ अभी हम अगले सेक्शन में बात करेंगे. उनके नंबर्स चाहे वो ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ हों, अष्टफलकीय रिक्तियाँ या फिर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हों, उनकी गणना करने के लिए ये वैल्यू, पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी घनत्व निकालने के लिए यूनिट सेल के लिए ये जेड वैल्यू बहुत ही जरूरी है. ये आना चाहिए क्योंकि इसके बिना हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व सही से नहीं कर सकते. पहली सेल हमारी है यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो एब्रेशन में हम यूज कर रहे हैं बार बार. इसी से हम आगे चलेंगे, कभी भी यूज करेंगे तो हम एससीसी बोलेंगे, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि हम पहले ही डिस्क्राइब इस चीज को कर चुके हैं. एससीसी के लिए बात करें तो जेड वैल्यू तो इन दिस डायग्राम में ही दिख रहा है. देखिए जैसे 8 एटम्स हैं, कॉर्नर पे हैं 8, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, दैट इज इक्वल टू 1. तो जेड वैल्यू एससीसी के लिए 1 आती है. फॉर नेक्स्ट यूनिट सेल, फॉर द बॉडी सेंटर्ड सेल, द 8 आर ऑन द कॉर्नर and 1 at the body center, so the contribution 8 into 1/8, 1 into 1, that is 2. FCC, face centered cell, that is 8 atom at corner and 6 at face center. So the Z value is 8 into 1/8 plus 6 1/2. The contribution कह रहा है क्योंकि जो फलक केंद्रीय है उसमें जो भी एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन एकल जालक को बनाने के लिए आधा होगा, इसीलिए 6 into 1/2, दैट इज 1 + 3, दैट इज 4. तो FCC सेल के लिए Z की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो है 4. लास्ट यूनिट सेल है हमारी ECC. इसके लिए जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि 8 एटम कॉर्नर पे होंगे और 2 विपरीत फलक पे होंगे, और ये विपरीत फलक कुछ भी हो सकती है. आप इस पोर्शन पे भी ले सकते हैं, जहां भी ले सकते हैं, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा हो. तो Z वैल्यूज के लिए 8 1/8 plus 2 into 1/2, क्योंकि 2 ही एटम होंगे ECC में, इसीलिए हमने 2 मल्टी एटम लिए हैं और उनका एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है. इसलिए Z की वैल्यू 2 आती है, इसीलिए Z वैल्यू BCC की और ECC की बराबर होती है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल को कुछ विशेषता, कुछ गुण हैं. कैसे बांटा गया, उसके 6 कैटेगरी हैं, 6 पैरामीटर हैं. जो एज लेंथ होती है, यानी एज माने होता है किनारा, एज एंगल किनारे का कोण, एज कोण, जिसको हम इस फिगर से बता रहे हैं. स्मॉल अल्फाबेट ABC से डिनोट किया एज लेंथ को किसी भी यूनिट सेल की, और जो एंगल्स हैं वो अल्फा बीटा गामा, वो एज एंगल. इसी पैरामीटर पे जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, अगस्त ब्राइविस. उन्होंने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जो कि 14 नंबर में, उसको डिस्क्राइब किया था, व्याख्या किया था, जो हम अगले सेक्शन पे देखेंगे. नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, एज लेंथ, एज एंगल और एग्जाम्पल. ठीक है, एज लेंथ, एज एंगल, इन्हीं पे कैटेगरीज करके 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए थे. सबसे सरल क्रिस्टल सिस्टम हमारा क्यूबिक होता है, जिसमें एज लेंथ सभी बराबर होती है, एज एंगल्स भी सभी बराबर होते हैं और सभी 90 अंश के कोण पर होते हैं. कुछ उदाहरण है जैसे NaCl, KCl, डायमंड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर एंड द गोल्ड ETC. दूसरा हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो टेट्रागोनल है.
जिसमें एज लेंथ ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी, एंड एज एंगल आर इक्वल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल टाइटेनियम ऑक्साइड और स्टेनलेस ऑक्साइड है। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कोई भी एज लेंथ आपस में बराबर नहीं होती है, एज एंगल सभी बराबर होती है जो भी 90 अंश के कोण पर होती है। उसके उदाहरण है रोम्बिक सल्फर, नाइट्रिक एसिड। चौथा हमारा है मोनोक्लिनिक, इसमें भी एज लेंथ कोई बराबर नहीं होती है। एज एंगल की बात करें तो अल्फा और गामा 90 अंश पे होते हैं, बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होता है। इसका उदाहरण है मोनोक्लिनिक सल्फर तथा ग्लोबल सॉल्ट, इसे बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 इंटू डेकाहाइड्रेट। एंड द नेक्स्ट वन हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए और बी बराबर लेकिन बी सी के बराबर नहीं होंगे। एज एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा 90 अंश होंगे, गामा 120 अंश। यही बार बार पूछा जाता है, बोर्ड्स एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम में हो, सबसे ज्यादा हमारा पूछा गया है वो हेक्सागोनल है। क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक की अभी हम बात करेंगे। इसके उदाहरण है ग्रेफाइट, आइस, मर्क्यूरिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड। एंड द नेक्स्ट वन द रोम्बोहेड्रल, एज लेंथ इक्वल एंड एज एंगल्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90, यानी कोई भी 90 अंश का नहीं होगा लेकिन सब बराबर होंगे। एग्जाम्पल है इसके सोडियम नाइट्रेट, इसे सोरा भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, आर्सेनिक, लेड और बिस्मथ। ट्राइक्लिनिक, एज लेंथ बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे, एज एंगल आपस में बराबर भी नहीं होंगे, कोई भी 90 अंश का नहीं होगा। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, 5H2O और बोरिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में देखा जाएगा वही है जो हमने पहले बोला है कि क्यूबिक सिस्टम हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल होता है और ट्राइक्लिनिक मोस्ट असिमेट्रिकल होता है। अब वाइड करें, हम बात करते हैं रिक्तिका की, वाइड्स, जो हमने पहले सेशन में कहा था कि ये वाइड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वाइड क्या है, जब हम एटॉमिक स्फीयर को आपस में अरेंज करते हैं तो बीच में कुछ ना कोई गैप स्पेस लेफ्ट आउट जाती, बच जाती है, उसी को हम वाइड कहते हैं। वाइड को हम 4 भागों में बांटते हैं, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक। ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय और क्यूबिक घनीय। रिक्तिका, अगर हम 3 एटॉमिक स्फीयर को आपस में अरेंज करते हैं तो बीच में ये स्पेस जगह छूट जाती है, जिसे हम ट्राइगोनल वाइड कहते हैं। अगर हम ऐसे ही 4 एटॉमिक स्फीयर को आपस में अरेंज करते हैं, 3 नीचे की तरफ एक ही प्लेन में, एक ऊपर इसके ऊपर रख सकते हैं, इनके बीच में जो स्पेस लेफ्ट आउट होगी, बची होगी, उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड कब होंगे, जब हम 6 एटॉमिक स्फीयर को आपस में अरेंज करते हैं, उनके बीच जो गैप बच जाता है उसी को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। ऐसे ही क्यूबिक वाइड की बात करें तो उसमें 8 एटॉमिक स्फीयर चाहिए, उनके बीच जो स्पेस वैकेंट होगी, बचेगी, उसी को हम क्यूबिक वाइड कहेंगे। अगर बात करें हम कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा वाइड, सबसे बड़ी रिक्तिका होती है वो क्यूबिक। सबसे बड़ी रिक्तिका हमारी क्यूबिक, उससे छोटी ऑक्टाहेड्रल, फिर हमारी टेट्राहेड्रल और फिर ट्राइगोनल। ठीक है, खत्म ही होगा। बिटवीन एज लेंथ, रेडियस ऑफ एन एटम, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। क्या संबंध होता है एज लेंथ में, परमाणु की त्रिज्या में, और 2 परमाणुओं के बीच की दूरी को, जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कहते हैं, स्मॉल डी से उसको व्यक्त करते हैं। पहली यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक सेल, उसमें हम इस फिगर में साफ साफ दे सकते हैं कि 2 एटम हैं जो एज लेंथ पे रखे गए हुए हैं, उनके बीच में दूरी RR 2R है, और 2 सेंटर्स के बीच की जो दूरी होती है, निकटतम दूरी, उसी को हम डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम D से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये एज लेंथ 2R के बराबर है, ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध D, A बराबर 2R, तो इसके लिए भी डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम A के बराबर यानी एज लेंथ के बराबर 2R के बराबर है। परिवर्तन होता है FCC में, फेस सेंटर्ड सेल में, जिसमें हमारे पास फेस डायगोनल होता है। फेस डायगोनल A√2 होता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2 स्फीयर थे उससे पहले, अब हमारे पास 3 स्फीयर आपस में अरेंज हैं, जिनकी पूरी दूरी होगी 4R की। दिस 4R, इस 4R को हम बॉडी डायगोनल के बराबर करते हैं और हमको रिलेशन मिलता है A बराबर 2√2R। अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम की, तो वो कितना होगा, इस बॉडी फेस डायगोनल ये A√2 है, इस विकर्ण का आधा होगा, जो कि 2R के बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। बात करें अगली यूनिट सेल की, फॉर द BCC, जिसे हमारे पास देखो यहाँ पे ये भी 3 स्फीयर होंगे, लेकिन ये अब बॉडी डायगोनल होगा, अब हमारा फेस डायगोनल नहीं है, इसीलिए A√3 है। इसलिए इसकी भी जो रेडियस होगी, अब वो पूरा टोटल डिस्टेंस पूरी कितनी है 4R, A√3 के बराबर रखेंगे।
और जो रिलेशन होगा एज लेंथ और रेडियस में होगा ए बराबर 4√3r and the distance between neighboring atom a root 3 by 2 is equal to r. लास्ट वन ईसीसी सेल। ईसीसी सेल हमारी बिल्कुल एफसीसी सेल की तरह ही होती है, तो इसीलिए एज लेंथ और रेडियस ऑफ एन एटम में रिलेशन जो होता है बराबर 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। एट डायगोनल जो होता है वो डायगोनल का आधा वो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम के बराबर होता है जो 2r होता है। अब हम बात करें वाइड की कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल हैं, तो वॉइड कितनी हो सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको जेड वैल्यू पता है कुछ, अभी एक इसके बाद एक मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा जिसमें आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड यानी जेड वैल्यू पता है, तो आप किसी भी सेल में बता सकते हो। पहले ये डायग्राम देखें हम। सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें, इसकी वैल्यू जेड वैल्यू 1 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होंगे। बीसीसी की बात करें तो जेड वैल्यू 2 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2, टेट्राहेड्रल वॉइड 4। एफसीसी की वैल्यू जेड की वैल्यू 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। ईसीसी की बात बोले जेड की वैल्यू 2 हम जब पहले ही बता चुके हैं, निकाल भी चुके हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 और टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होंगे। एंड द नेक्स्ट वी हैव टू गोइंग द फॉर्मूला। अगर आपको जेड वैल्यू पता है किसी भी यूनिट सेल की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 गुना होंगे जेड वैल्यू के, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितनी जेड वैल्यू भी उसके बराबर होंगे। ठीक है, लास्ट में अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे होगा। कुछ डिफेक्ट भी हैं, मतलब 1-2 वीडियो ऐसे होंगे, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन पे होंगे। उसके बाद आप कमेंट भी कीजिए और क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो भी चीज़ हम शेयर करेंगे अगली वीडियो में, उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और आपस में जितने फ्रेंड सर्किल में आपके हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा और आराम से विजुअल, जैसे भी आप यूट्यूब खोलें तो पहले ही ये चैनल में जैसे भी मैं अपलोड करें कोई भी वीडियो तो वो तुरंत आपको भी हो सके। थैंक यू।